नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि पिछली बार हमने पढ़ा था ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में, उसमें भी ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से संबंधित टर्मिनोलॉजी के बारे में। पर हमने जो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ा था या छूट गया था वो था सौरमंडल, और सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। तो सौरमंडल, उसके ग्रह, उनकी स्थिति, आकार के अनुसार बड़ा, घनत्व में कौन बड़ा, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सौरमंडल को समझें, सूर्य को समझें, सूर्य के बाकी प्लैनेट को समझें। तो उनसे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन एक एक चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखें, सौर मंडल जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसका चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। अच्छा, सौर मंडल मतलब होता है परिवार। तो सूर्य और उसका परिवार, और परिवार मतलब देखिए, परिवार हम उसी को कहते हैं जो एक एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए जो चक्कर काटता है या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। तो इन सब 8 ग्रहों की निर्भरता इसी सूर्य पर है, इसलिए ये सूर्य का परिवार है, इसी का ये चक्कर काटते रहते हैं। ये है सौरमंडल। सौरमंडल की खोज का श्रेय कोपरनिकस को जाता है। तो कोपरनिकस ने आज का जो सौरमंडल है, इसके ग्रहों की जो स्थिति है, ये कोपरनिकस ने बताया था। और कोपरनिकस ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यह बताया कि सूर्य कांस्टेंट है और पृथ्वी घूमती रहती है। पहले ये कंसेप्ट चलता था, एक व्यक्ति थे टॉलमी, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी कांस्टेंट है, सूर्य चक्कर काटता है, और तब तक सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ था हमारा। लेकिन जब कोपरनिकस ने ये साबित किया कि सूर्य कांस्टेंट है, पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा और 8 ग्रह इसका चक्कर काटते हैं। पहले 9 थे जिनमें प्लूटो भी था, तो बाद में जो ये 8 हुए, उन ग्रहों के बारे में सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। इसलिए हम कोपरनिकस को वर्तमान सौरमंडल का खोजकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के बारे में ये तो आपने सब जाना ही है कि इसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। फिर भी इसे याद करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम आज समझेंगे, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारी उत्सुकता, जागरूकता, क्यूरियोसिटी जो आपके मन में होगी, उन सब का भी समाधान हो जाएगा। जैसे आप ये जानते हैं कि ये जो सूर्य है, इसमें इन पूरे सिस्टम का, पूरे परिवार का 99.9% मास है यहाँ, मतलब 99.9% मास यहाँ है, और बाकी का 0.01% इन सब में मिला करके है। उसमें एक हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी का जो भार है उससे ज्यादा भारी और भी है यहाँ, लेकिन इनका सब मिलाकर के हिस्सा 0.01% है। ये सूर्य इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली सूर्य इन सभी को अपने आसपास घुमाता है। तो इसके आसपास घूमने वाले पिंडों में आप जानते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, और जो ये सैटर्न है, और ये जो जुपिटर है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, और उसके बाहर एक कूपर बेल्ट है। तो कूपर बेल्ट तक हम इन सब को, इन 8 के समूह और इस सूर्य को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल को 2 हिस्से में बांटा जाना चाहिए। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक, जिसे हमने पिछली बार एस्टेरॉयड में पढ़ा था। एस्टेरॉयड एक ये आकाशीय चट्टानों के, मतलब आकाशीय पिंडों के, सेलेस्टियल मासेस के टुकड़े हैं जो ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये हमारे जब तक 9 ग्रह थे तब तक इससे बाहर 5 थे और इससे अंदर 4 थे, लेकिन जब से 2006 से प्लूटो को हटाया तब से अंदर भी 4 हैं और बाहर भी 4 हैं। जो अंदर 4 हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह, मतलब पृथ्वी के जैसे हैं ये। पृथ्वी के जैसे का मतलब हुआ क्या, ये भी चट्टानों से बने हुए हैं, इनमें चट्टाने हैं, रॉक्स हैं। हाँ, इनमें रॉक्स नहीं हैं, इनमें गैसेस हैं। तो इन ग्रहों को, ये जो बाहर की ओर होते हैं, इनको तो कहते हैं गैसीय ग्रह, और ये जो इधर हैं इनको कहते हैं हम पार्थिव ग्रह। और इनका निर्माण किससे हुआ है, चट्टान से हुआ है। तो चट्टानों से बने इन ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह, या ये इस एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर की ओर हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक प्लैनेट, इंटरनल प्लैनेट। और ये एक्सटर्नल प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह हैं।
तो बाह्य ग्रह में अब आपको प्रश्न क्या आता है, वहां प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एक बाह्य ग्रह है। तो तीन ऑप्शन तो होंगे, यहां से बुध शुक्र मंगल और एक यहां से होगा शनि। तो अब हम शनि को या तो वैसे जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल बड़ा अलग माना जाता है, शनि की दशा चल गई ऐसा माना जाता है, या तो शनि को हम वैसे अलग कर लें, भाग्य से हमारा ठीक हो जाए, या ज्योग्राफी की ठीक ठीक समझ रखने से हम उसे अलग कर लें। लेकिन ठीक समझ रखने से ही ठीक एग्जाम पास होता है, ये आप जानते हैं। तो बुध शुक्र मंगल और शनि में से शनि जो है वो बाह्य ग्रह है, शनि जो है वो गैसीय ग्रह है, या अरुण वरुण या बृहस्पति जो है ये बाह्य ग्रह है और गैसीय ग्रह है, जबकि ये पार्थिव ग्रह है, आंतरिक ग्रह, चट्टानों से निर्मित ग्रह हैं। तो इनको हम दो हिस्से में बांटते हैं। दो हिस्से में बांटने का काम कौन करता है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट करती है, जिसे हम क्षुद्र ग्रहों की मेखला कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों की मेखला आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह में बांटती है। तब यहां से हम शुरू करेंगे तो ये देखेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाता है, तीसरा कौन है, दूसरा कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है। आज के बाद आपको सब कुछ याद रहेगा। तो पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा पृथ्वी, चौथा मार्स, ये चार तो ऐसे ही हैं। और आगे है बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण या जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये अगर आपको याद हो जाएंगे इस क्रम में तो दो बार चित्र बनाएंगे तो याद रहेंगे। ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि आपको ये आकार के अनुसार याद रखने में भी मदद करेगा। तीन तरह से प्रश्न पूछा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पृथ्वी से दूरी के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आकार के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पूछा जाता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और वो कैसे याद होगा, ऐसे याद होगा। अगर आपने ये सूर्य के क्रम में याद कर लिया तो अब हम इनको इस क्रम साइज के क्रम में याद कर लेते हैं। साइज के क्रम में याद करेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये आप जानते हैं। यहां से इधर को जाएंगे तो ये इसके बाद बड़ा है, जिसे हम शनि कहते हैं, सॉरी ये शनि कहते हैं, ये बड़ा है। और फिर उसके बाद ये बड़ा है और फिर उसके बाद ये बड़ा है। यानी ये जो चार, अब ये याद करने में आसान हो जाएगा आपको। जो चारों बाह्य ग्रह हैं उसमें बृहस्पति से शुरू होकर, जुपिटर से शुरू होकर नेपच्यून तक में ये क्रमबद्ध रूप से आकार में ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही हैं। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, ऐसा है। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सीधे क्या करना है कि जब इन सब का नंबर आ जाए तो फिर उसके बाद अपनी पृथ्वी का नंबर लगा देना है। यानी हम क्या आकार में पांचवें बड़े हैं, पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, ऐसे याद रखना है आपको। और आकार में उसके बाद जाएंगे तो पृथ्वी के जैसा ही आकार इस शुक्र का है तो ये है, और इससे थोड़ा छोटा आकार मंगल का है तो ये है, और अंत में सबसे छोटा आकार बुध का है तो ये है। यानी यहाँ क्या करना है आपको, पृथ्वी को सबसे पहले मानना है। यहां से आए लौट करके तो पृथ्वी पर आए, क्योंकि हमें लगा कि हमारी पृथ्वी का नंबर नहीं आया। पृथ्वी का नंबर आ गया तो आपने देखा मौसी का नंबर भी आना जरूरी है। माँ का नंबर, धरती को हम माँ कहते हैं और इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को, तो मौसी हो गई। मतलब याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो माँ का नंबर आया तो मौसी का भी नंबर आया। अब मौसी का नंबर आया तो ये इधर से मंगल ने कहा कि सबसे नजदीक तो मैं भी हूं, मेरा भी नंबर आना चाहिए। मंगल का भी नंबर आ गया। और आप जानते हैं बुध सबसे छोटा है, सबसे अंत में इसका नंबर आया, और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और छोटा वाला सबसे लाडला होता है, परिवार है ये, सौरमंडल एक परिवार है। तो छोटा वाला सबसे लाडला होता है, सबसे नजदीक इसी को रखा गया है। ऐसे याद कर सकते हैं, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, ऐसा हमें याद रखना होगा। तो अब ये आकार के क्रम में भी हो गया, आकार में बृहस्पति बड़ा, और दूरी के क्रम में तो याद हो ही गया हमें। कैसे, हाँ दूरी तो यही है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब याद हो गया हमें। लेकिन दूरी एक और है, वो कौन सी है, पृथ्वी से दूरी। अब ये तो सूर्य से दूरी है, ये जैसे चित्र बना है वैसे सूर्य से दूरी। आकार हमने याद कर लिया, ये सारे बाह्य ग्रहों का आकार पहले रखा और वापस लौटे तो पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी के बगल में पृथ्वी की बहन से मिले, और फिर दूसरे बगल में मिले, और फिर
उधर वापस चले गए, सबसे लाडला सबसे नजदीक है इसे याद कर लिया। लेकिन अब ये पृथ्वी से दूरी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं फंस जाता है। जैसे हमने ये एरो लगाया सबसे पहले पृथ्वी की बहन की तरफ गए और यही पृथ्वी से दूरी भी है, तो पृथ्वी से दूरी के क्रम में मंगल ज्यादा नजदीक है कि शुक्र ज्यादा नजदीक है, ये कंफ्यूजन होता है हमें एग्जाम हॉल में। जब पूछ लिया जाता है तो हमें वहां क्या याद आने लगता है, हमें याद आने लगता है कि हमने तो मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए मंगलयान छोड़ा था, इसलिए मंगल ही सबसे ज्यादा नजदीक होगा। हमें दूसरी बात भी याद आने लगती है, क्या कि मंगल में जीवन है जैसे पृथ्वी में जीवन है, इसलिए मंगल ही नजदीक होगा। एग्जाम हॉल में बहुत सारे तर्क गूंजने लगते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन जो सही बात है वो भूली जाती है। पृथ्वी की जो बहन है जिसे हम शुक्र कहते हैं, वही पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है और सिमिलर है, वो पृथ्वी के जैसा ही उसका आकार है, लगभग डेंसिटी भी वैसी है। तो पृथ्वी से सबसे ज्यादा समानता जिसकी है वो शुक्र है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और उसके बाद देखें फिर यहां से ये दूरी में मंगल दूसरा है, क्योंकि दोनों से घिरा है, यही कंफ्यूज करते हैं कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। शुक्र नजदीक है, मंगल उससे दूर है। और फिर देखेंगे तो बुध उससे दूर है, यहाँ पृथ्वी से ज्यादा दूरी है, फिर बुध है। तो ये तीन तो आपको वैसे ही याद हो गए जैसे आकार में हमने याद रखे थे। और आकार में याद रखने का तरीका क्या ढूंढा था, पृथ्वी की बहन ऐसे किया, पहले इधर गए फिर वापस इधर आ गए, ऐसे याद रखा। यही इनका पृथ्वी से दूरी का क्रम भी है। जब आपको बुध तक मिल गया तो पूरे एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करते हुए अगला चौथे नंबर पर ये है बृहस्पति, पांचवें पर शनि और अगला वैसा ही क्रम है। इस तरीके से याद करेंगे तो कभी कोई भी कंफ्यूजन आपको आगे नहीं होगा। अब आपको क्या क्या याद हुआ, सूर्य से दूरी का क्रम, बुध, शुक्र, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी पृथ्वी, मंगल, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, और इन्हीं को हमने कहा आंतरिक ग्रह। और एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करने के बाद हमने कहा बाह्य ग्रह, और उनको हम कहते हैं जोवियन ग्रह। एक शब्द और याद रखेंगे, इन्हें जुपिटर के साथ हैं इसलिए हम इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं, तो ये भी हम याद कर लेंगे। जोवियन ग्रह, अब इनमें से मैंने बताया था ना प्रश्न कैसे आएगा, निम्न में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है पूछा जाएगा। तीन यहां से होंगे, शनि, बृहस्पति, अरुण, और एक यहां से होगा शुक्र या पृथ्वी या कोई भी। तो अब हम इससे बाहर गए तो चार हमें ये मिले जिसमें हम जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून को जानते हैं। और उसके बाद ये कुपर बेल्ट है, बिल्कुल वैसी ही बेल्ट है ये जैसे यहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो यहाँ तक का हमने ये सूर्य से दूरी की, और पृथ्वी से दूरी में पहले शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, और फिर यहां से आगे बढ़े तो ये जुपिटर से लेकर के कंटिन्यू, ऐसे याद रखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर ये सूर्य से दूरी, पृथ्वी से दूरी ये हो गई, आकार में जाएंगे तो पहले ये बाह्य ग्रहों का ऐसे आकार, और फिर पृथ्वी, फिर वही शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, ऐसे हमको ये याद रखना होगा। इतनी बातें यहाँ थी। और एक बात और जो पिछली क्लास में आपसे हुई थी वो ये कि इन्हीं दो ग्रहों के उपग्रह सैटेलाइट नहीं हैं। और भी बहुत सारी बातें हम यहीं पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समराइज कर देंगे एक साथ। इनके सैटेलाइट इसलिए नहीं है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं, और आप जानते हैं कि सूर्य में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सारे आसपास की चीजों को अपने पास खींच लेता है। इसलिए अगर कोई छोटा टुकड़ा इनके साथ घूमता होता तो वो सीधे सूर्य में समा जाता, ऐसा ही इसका भी है, ये भी समा जाता। इसलिए इन दोनों के सैटेलाइट नहीं। अब आपको अगर ये दूरी याद रहे तो कभी आपको ये याद नहीं करना है कि कौन से दो ग्रहों के उपग्रह नहीं। अब आपको कंसेप्चुअल समझना है कि ये सूर्य के नजदीक है, अगर इनके साथ होता कोई तो वो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डूब जाता। मैं आपको ये भी कह रहा था कि वी आर लकी कि हम पृथ्वी पर हैं। हम पृथ्वी पर हैं मतलब लिविंग हैं, और लिविंग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जिस प्लेनेट में लाइफ के लिए, जीवन के लिए एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो जितने हिस्से में सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीवन के लिए अनुकूल तापमान जहां होता है उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तब हमने पिछली बार ये बात कही थी कि हम कितने लकी हैं कि हम सूर्य से उचित दूरी पर हैं। उचित दूरी मतलब न तो इतनी दूर है कि बहुत ठंडा हो जाए, जैसे ये गैसीय प्लैनेट हो जाते हैं आगे चल करके ठंडे हो जाते हैं, और न इतने नजदीक हैं
कि बुध की तरह और शुक्र की तरह गर्म हो जाएं, और हमारे यहाँ जो गैसेज हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जितनी जरूरी ऑक्सीजन है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों की सांस लेने के लिए जरूरी है। वही वनस्पतियां हमारे लिए भोजन भी बनाती हैं और वही श्वास वायु भी बनाती हैं। तो ये दो जरूरी बातें ये थी। इसलिए पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है पूरे इन 8 में जहां पर गोल्डीलॉक्स जोन पाया जाता है, यानी जीवन के अनुकूल दशाओं का एक पूरा क्षेत्र पाया जाता है। आगे चल के एनवायरमेंट में उसे पढ़ेंगे तो कहेंगे कि गोल्डीलॉक्स जोन की जो लेंथ है, जो ऊंचाई है, वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर से लेके वायुमंडल की ऊंचाई तक 30 किलोमीटर की रेंज में ये जीवन के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये बुध सबसे नजदीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र दूसरे नंबर का नजदीक है सूर्य में, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और इस चित्र को देखते ही हमें ये लगता है कि क्योंकि सूर्य के नजदीक बुध है इसलिए बुध में गर्मी बहुत पड़ती होगी, पर ऐसा है नहीं। गर्मी सबसे ज्यादा शुक्र में है, बुध सबसे ज्यादा नजदीक है। वजह क्या है? गर्मी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो सूर्य से कितना नजदीक है, इस बात पर निर्भर करती कि वहां एटमॉस्फेयर कैसा बना हुआ है। तो जो ये शुक्र का एटमॉस्फेयर है ये CO2 से बना है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम ये जानते हैं कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो अपने पिंड के आसपास या जहां पर भी होती है वहां एक ऐसी लेयर बनाती है जहां सूर्य की किरणें अंदर तो घुस जाती हैं, पर लघु तरंगों के रूप में अंदर तो घुस जाती हैं, पर दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर नहीं लौट पाती। और यहाँ कैसी स्थिति होती है? जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। तो वहां गर्मी तो घुस जाती है लेकिन फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो भाप की तरह निकलती, तो वहां बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है और हीट हो जाती है। ऐसी स्थिति है किसकी? ये शुक्र की। और यहाँ कितना परसेंट है? लगभग लगभग 95% एटमॉस्फेयर CO2 से बना है। इस वजह से ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। बुध में गर्मी तो होती है, वो दिन भर में गर्मी रहती है जब तक वो सूर्य के सामने रहता है, लेकिन जब सूर्य जिस जिस हिस्से से सूर्य हटता है उस हिस्से में बहुत ठंड पड़ती है। तो यहाँ की रातें बर्फीली हो जाती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं। और एक और बात, यहाँ वायुमंडल नहीं है बुध में, इसलिए हवाएं नहीं चलती हैं, तो टेम्परेचर बराबर नहीं हो पाता। तो जिस समय सूर्य के सामने जो हिस्सा रहता है वो गर्म होता है, जो पीछे रहता है वो बहुत ठंडा होता है। और इसी ठंडे गर्म को बैलेंस करने के लिए हवाएं चलती हैं। आगे हम जहाँ एयर और विंड पढ़ेंगे उसमें ये भी समझेंगे कि ये एयर और विंड क्या है, और एयर विंड में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, यानी वायु पवन में क्यों बदल जाती है, इसे भी समझेंगे। पर यहाँ इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ विंड का फ्लो यानी पवनों का बहाव नहीं होता, जिससे टेम्परेचर में ये इतना बड़ा वेरिएशन होता है। सामने बहुत उबलता हुआ धरातल होता है बुध का, और पीछे बहुत ठंडा धरातल होता है, उसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्र के सबसे ज्यादा गर्म होने में भी वायुमंडल का बहुत ज्यादा योगदान है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, तारों का जो रंग होता है उनके तापमान का सूचक होता है, उनमें टेम्परेचर कितना ज्यादा है। हमने ये बात अभी पढ़ी कि ये शुक्र का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है। और क्यों है? क्योंकि वहां CO2 से बना हुआ एटमॉस्फेयर है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये चमकेगा भी ज्यादा। इसलिए ज्यादा चमकने के कारण हम इसे पूरे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कहते हैं। चमकीला ग्रह है ये, चमकीला तारा नहीं है। और आपसे पूछा जाता है निम्न में से सबसे ज्यादा चमकीला कौन है, तो उसमें एक ऑप्शन सूर्य भी होता है, एक शुक्र भी होता है, और बाकी और ऑप्शन भी होते हैं। पहला ही ऑप्शन शुक्र होता है, और वहां पूछा होता है चमकीला तारा कौन सा है। इसलिए देखिए, हम ये तो याद रखते हैं कि इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। लेकिन ये स्टार नाम से जाना गया, ये स्टार है नहीं। ठीक है, ये शुक्र के बारे में। पृथ्वी के बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में और भी बातें करेंगे। पृथ्वी में 365 दिनों का एक वर्ष होता है, ये भी समझेंगे हम। लेकिन ये समझें, इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो बुध है
ये 88 दिनों में 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। और जैसे जैसे हम शुक्र की ओर बढ़ते हैं इनका घेरा बड़ा होता चला जाता है ऐसे। और दूसरा पृथ्वी का देखेंगे तो उसका और बड़ा घेरा होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घेरा बड़ा होगा। और इस पर से एक कंसेप्चुअल सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को सबसे ज्यादा समय लगता है, तो अब आपको कंसेप्चुअल हमेशा के लिए याद रहेगा, जिस ग्रह जो बाद वाला होगा उसे उतना ज्यादा समय लगेगा, जो जितना नजदीक होगा उसे उसका घेरा उतना छोटा है तो उसे समय उतना कम लगेगा। इसलिए सूर्य से दूरी के क्रम में आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब मरकरी को सबसे कम समय लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है जिसे हम वरुण या नेपच्यून कहते हैं इसे सबसे ज्यादा समय लगेगा। यहां तक समझ आया? एक टर्मिनोलॉजी बोलता हूं आपको, वो क्या कि इसी अवधि को जब कोई प्लेनेट सूर्य का एक चक्कर लगाता है उस अवधि को उस प्लेनेट का एक वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने कहा परिक्रमा करने में सबसे कम टाइम इसको, सबसे ज्यादा टाइम इसको। तब ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस ग्रह का वर्ष सबसे छोटा होता है। अब वो ऑप्शन हो सकता है बुध न दे, यहां से दे, मतलब शुक्र दे, पृथ्वी दे, मंगल दे और फिर शनि दे। तो हम कहेंगे शनि का वर्ष सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर, इनमें से सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे बड़ा राउंड लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ किसी ग्रह का वर्ष सूर्य से दूरी से तय होता है। सूर्य से जो जितनी दूर होगा उसका वर्ष उतना ही बड़ा होगा और जो जितना नजदीक होगा उसका वर्ष उतना ही छोटा होगा। एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछ डाला, कहा कि जहां पर पृथ्वी है वहां से अगर उसकी थोड़ी दूरी और बढ़ा दी जाए तो सबसे ज्यादा क्या संभव है। तो उसमें उसने कहा कि इसका तापमान घट जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए। उनमें से एक ऑप्शन ये भी दिया कि इस ग्रह के वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी। तो हम ये जानते हैं अगर इसको थोड़ा नजदीक खिसका दें तो इसके वर्ष की अवधि 365 की जगह 350 हो सकती है, 300 हो सकती है, और थोड़ी दूर कर देंगे तो 365 की जगह 400 हो सकती है। तो किसी ग्रह को सूर्य से दूर करने पर उसके वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी और किसी ग्रह को सूर्य से नजदीक करने, ये कर नहीं सकते हम, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यदि ऐसा करें तो क्या हो। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का यही लॉजिकल आंसर है क्या कि यदि नजदीक करेंगे तो वर्ष छोटा, दूर करेंगे तो वर्ष बड़ा हो जाएगा। यहां तक कंसेप्चुअल सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखें पृथ्वी के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि गोल्डीलॉक्स जोन पाया जाता है, यहाँ वनस्पतियां पाई जाती हैं तो इसलिए इसे ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, इसे इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इसको 23 घंटे 56 मिनट रोटेशन पूरा करने में लगता है। 365 से ही 1/4 दिन या 365 दिन इसे हम कहेंगे, वो इसे एक पूरा सूर्य का चक्कर काटने में यानी एक वर्ष पूरा करने में समय लगता है। ये पृथ्वी के बारे में। मंगल के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, मीथेन गैस से बना हुआ है। ये लाल दिखाई देता है इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और मीथेन गैस की अधिकता है। भारत ने यहाँ के लिए एक मंगलयान छोड़ा था, आप जानते हैं, नवंबर 2013 में। एस्टेरॉइड कुछ चट्टाने हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सब बातें आप समझ चुके। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैसों से बना हुआ है। शनि छल्लों से बना हुआ है। अच्छा, बृहस्पति के बारे में एक और बात की, इसके 95 उपग्रह हैं और शनि के 146 उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसमें छल्ले बने हुए हैं। और अरुण देखेंगे तो अरुण के भी छल्ले होते हैं। तो कभी पूछा जाएगा, हमने इससे पहले पढ़ा था, 2 ग्रह जिनके छल्ले हैं तो वो यही हैं, शनि और अरुण। इनमें छल्ले पाए जाते हैं। ये रिंग्स कैसे बनते हैं? क्योंकि ये घूमते रहते हैं और गैसों से बने हुए हैं तो वो गैस इनके बाहर घूमते रहती है, उससे रिंग्स जैसे दिखाई देते हैं, छल्ले जैसे दिखाई देते हैं, वही है। इन दो में ये ज्यादा होता है। और नेपच्यून के बारे में, ये सूर्य से सबसे दूर है और इसका वर्ष सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। पर इसके केंद्र में तो सूर्य ही है ना। तो सूर्य के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। अगर आप उसे केवल सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 498 सेकंड है। पर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कितने सेकंड का समय लगता है, तो वहां ऑप्शन में दिया जाता है 500 सेकंड। तो अगर 498 ना हो तो हम 500 सेकंड को ऑप्ट करेंगे।
और भी बहुत बातें हैं। प्रकाश, इसका जो प्रकाश होता है वो किस गति से चलता है, एक साल में जो दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, और उसे जो हम लाइट ईयर कहते हैं, उस लाइट ईयर का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, ये सारी बातें देखें। ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है एक तारा है। तारा ये तो हमने पहले ही देख लिया, स्टार है। सूर्य का अपनी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में लगने वाला 25 करोड़ वर्ष के समय को एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। हमने पढ़ा था सूर्य यानी तारे भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर काट रहे होते हैं, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्षों का समय लगता है, जिसे एक कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो ये कॉस्मिक ईयर भी अपने आप में एक सवाल है, इसका संबंध सूर्य के घूमने से है। जैसे हम लोग पृथ्वी के घूमने को या किसी ग्रह के घूमने को वर्ष कहते हैं, वैसे ही सूर्य के घूमने को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये लगभग क्यों लिखा, ये साल भर में ये दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसे भी पढ़ेंगे अभी, जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा पढ़ेंगे तो इसे भी पढ़ेंगे कि ये कितनी कितनी होती है, और ये जब घटती है तो उसे क्या कहते हैं, जब बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, वहां से सवाल पूछे हुए हैं। इसका आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। और ये भी जानना पड़ेगा जो इसका रेडियस है, अगर इसके सेंटर से परिधि तक एक लाइन खींची जाए, केंद्र से परिधि तक खींची गई लाइन की जो लंबाई है वो पृथ्वी पर केंद्र से परिधि तक खींची गई लंबाई की 109 गुना बड़ी है। तो सूर्य का आकार आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 99.9% द्रव्यमान इसी का है हमारे सौरमंडल में, ऐसा। तो इसकी त्रिज्या 109 गुना बड़ी है पृथ्वी से। इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो इसके आउटर लेयर है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसका केंद्र जो है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। आपने पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, उसी में से एक अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। तो ये प्लाज्मा अवस्था में इसका केंद्र है। और देखेंगे तो देखें, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का अत्यधिक चमकीला भाग कोरोना कहलाता है। ये कोरोना जो बीमारी का नाम रखा है ना, वही कोरोना है। ये कोरोना शब्द लिया कहाँ से, ये सूर्य से लिया। जिस समय सूर्य पर पूर्ण ग्रहण लगता है, बीच में चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा से इस तरह से पूरा ढका हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा का आकार थोड़ा छोटा दिखता है और सूर्य के चारों तरफ बहुत चमकीली लेयर दिखाई देती है। पर वो कुछ ही सेकंड्स के लिए होता है, फिर वो चंद्रमा अपनी स्थिति बदल देता है। ऐसा ही कोरोना बीमारी में कोरोना वायरस ने किया था। बहुत तेजी से वो अपना आकार, साइज बदलता था और उसका कुछ पता नहीं लगता था। तो ये इसीलिए बनता है क्या, ये सूर्य का जो चमकीला हिस्सा है ये कहाँ से बना, ये पूर्ण ग्रहण के समय, फुल इक्लिप्स के समय बनता है, जब चंद्रमा से ये ढक जाता है और आसपास बहुत चमकीला दिखाई देता है। उसी को हम कोरोना कहते हैं, सूर्य का कोरोना, ऐसा। ठीक है, तो ये सूर्य का मुकुट है, ऐसा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड यानी 498 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी हमको याद रखना पड़ेगा, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, और तब जाकर के पृथ्वी तक पहुंचने में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में 18 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड लग जाते हैं, यानी 498 सेकंड लग जाते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक साल में जितनी दूरी वो चलेगा, कह रहे हैं एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो एक साल में कितने किलोमीटर चलेगा, जितना भी चलेगा उसे हम एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये प्रकाश वर्ष, इसका मतलब क्या नापता है, समय को नापता है, एक साल को नापता है कि दूरी को नापता है। तो ये दूरी को नापता है, समय को नहीं नापता। तो देखें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 4 की घात 9 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये याद रखें, ऑप्शन में किलोमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, ये याद रखें। जब मीटर में दिया होगा 10 टू द पावर 15 हो जाएगा, 10 की घात 15 हो जाएगा। 9 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है क्या, एक प्रकाश वर्ष की लंबाई जो होती है वो इतनी होती है। इस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है, समय नापने की नहीं, ऐसा बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है, और एक पारसेक मतलब होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, यानी लगभग 3.5 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम एक पारसेक कहते हैं। तो आज तक की दूरी नापने की सबसे बड़ी यूनिट यही पारसेक डेवलप की गई है। एक चीज और याद रखें, हर साल 3 मई को सौर
अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस होता है। ये क्यों होता है? सूर्य से हमें जो रोशनी मिल रही है उसका उपयोग मानव जीवन के लिए, जंतुओं के जीवन के लिए करना चाहिए। सौर ऊर्जा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस मनाया जाता है। सूर्य के बारे में इतने ही फैक्ट हैं। अब सौरमंडल के जो ग्रहों के बारे में अभी हमने पढ़ा वो बहुत सीमित बातें हैं। अब सौरमंडल के ग्रह की बात करेंगे तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, ये पढ़ा हमने। वही क्षुद्र ग्रहों की मेखला एस्टेरॉइड के अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो जो बाहर की ओर है उन्हें जोबियन कहा जाता है, जो अंदर की ओर है उन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इनका विभाजन क्षुद्र ग्रहों की मेखला यानी एस्टेरॉइड बेल्ट से होता है। यह मेखला मंगल तथा बृहस्पति के बीच है और पार्थिव ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, जबकि जोबियन ग्रह गैसीय होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। बुध के बारे में जानेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक है। अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया, छप गया आपके दिमाग में। और वायुमंडल का अभाव होता है, सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, यही याद रखना है। 88 दिन का इसका क्या होता है? वर्ष होता है, ये बात याद रहेगी आपको। शुक्र के बारे में, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ये तो हमने देख ही लिया क्यों है, ये भी देख लिया। 95% वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। प्रेशर कुकर की स्थिति होती है, तापमान ज्यादा हो जाता है तो इसलिए चमकता भी ज्यादा है। इसे हम सांझ का तारा, इवनिंग स्टार तथा भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका लगभग 95% वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और जिस कारण इसका यहाँ अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब, ग्रीन हाउस प्रभाव अभी समझाया आपको, जब वायु की एक परत से कोई टेम्परेचर वापस नहीं जा पाता, वहीं वापस लौट जाता है, यानी वायुमंडल की ओर नहीं जा पाता, तो ऐसी दशा को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अच्छा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये कारण सहित हमने समझ लिया। आगे देखेंगे तो हमें शुक्र के बाद ये दिखाई देता है पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में ये जो आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसे ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। और ये वायुमंडल से अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें तो इसका ये बहुत हिस्सा समुद्र से बना हुआ है, जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ जीवन जिस जगह में पाया जाता है उस जगह को हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी, और क्यों अनोखी है? क्योंकि इसमें ऐसा सूर्य से ऐसी उचित दूरी पर है कि यहाँ का तापमान भी, यहाँ का वायुदाब भी, यहाँ का मॉइस्चर भी, यहाँ के जल की उपस्थिति भी, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी भी ऐसी है कि उसमें जीवन पनप सकता है। तो यूनिक प्लेनेट है ये अपने आप में। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें गोल्डीलॉक्स जोन पाया जाता है, और गोल्डीलॉक्स जोन मतलब जीवन के अनुकूल वातावरण का क्षेत्र पाया जाता है, उसे हम कहते हैं। यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन तथा हरियाली पाई जाती है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा, हाँ पढ़ा तो हमने, मरकरी, वीनस, अर्थ क्रम में तीसरा और आकार में 5वां बड़ा है। आकार में सारे जोबियन प्लेनेट के बाद 5वां बड़ा है, ये तो आपको याद भी हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है, स्टार है, यहीं पर से क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कहा, तो हम वहां शुक्र मार देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। तो उसने पूछा कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, तो जो तारा है वो सूर्य है। ठीक है, ये शुक्र तारा नहीं है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के बीच है कौन? पृथ्वी। इधर शुक्र है सूर्य की ओर और दूसरी तरफ मंगल है। इसका घनत्व ग्रहों में सबसे ज्यादा 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब 1 घन सेंटीमीटर का अगर टुकड़ा उठाएंगे तो उसका वजन 5.52 ग्राम होगा। इस पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला प्लेनेट है हमारी पृथ्वी। ठीक है, इसकी आकृति जियोइड है। जियोइड मतलब अंडाकार है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके ये ध्रुव अंदर की ओर पिचके हुए हैं, जबकि विषुवत रेखा वाला हिस्सा बाहर को निकला हुआ, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, उसी को हम जियोइड शेप कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है, इसका मतलब है यहाँ पूर्व में सूर्योदय होता है। और 2 ग्रह हमने पढ़े थे, वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण, वहाँ
पश्चिम में सूर्योदय होता है, बाकी सभी ग्रहों में पूर्व में सूर्योदय होता है। तो जिसमें भी पूर्व में सूर्योदय होगा वहां क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती होगी। हम इसे परिक्रमण में और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप कंप्लीट कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके धरातल का कुल क्षेत्रफल 51.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पूरे पृथ्वी का अगर ये बाहर की ओर से पूरा क्षेत्रफल नाप लिया जाए तो वो 51.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका परिक्रमण वेग, ऑर्बिटल स्पीड जो है 29 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, मतलब वहां 29 लिखा है, वैसे एग्जैक्टली तो ये 29.8 होता है ऐसा। तो 29.8 क्या किलोमीटर प्रति सेकंड, ये एक सेकंड में 29 किलोमीटर घूम रही है ऐसे सूर्य के चारों ओर। इसको हम परिक्रमण वेग कहते हैं। और इसका जो परिभ्रमण समय है, अपने आप में घूमने का जो समय है, जिसको रोटेशन टाइम कहते हैं, वो 23 घंटे 56 मिनट है। और जो परिक्रमण वेग है ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। ये हमें ये याद रखना होगा। अच्छा, परिक्रमण मार्ग की जो लंबाई है, मतलब सूर्य के बाहर जो एक पूरा चक्कर काटता है, वो कितना है, 96 करोड़ किलोमीटर है। कौन सा, सूर्य के बाहर का जो इसका चक्कर है वो, जिसको इसको घूमने में कितने दिन लगते हैं, 365 सही 1/4, या ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, वो वाला। अच्छा, सबसे गहरा स्थान इसमें आप जानते हैं, ये तो जीके का क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में एक ट्रेंच, एक खाई है जिसको हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो ये है 11,033 मीटर, 11,033 मीटर गहरी है। और सबसे ऊंचा स्थान भी आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है, ये नेपाल में है। और नेपाल में आप जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा नाम से जाना जाता है। हमने भारत का भूगोल पढ़ते समय ये बात पढ़ी है, सागर माथा। ये कहाँ, नेपाल में। तो ये नेपाल में स्थित है, ऐसा भी हमें जानना होगा। ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है और ये मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। अच्छा, अब बात आई मंगल की। हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, बुध, शुक्र और उसके बाद पृथ्वी पढ़ लिया, और अब तो बहुत छोटी बातें अब नहीं है। इसका अधिकांश वायुमंडल मीथेन से बना है, ये भी हमने पढ़ लिया। इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में आंशिक रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपने देखा, इसीलिए मंगलयान हमने छोड़ा था। तो जीवन की संभावना यहाँ बताई जाती है, क्योंकि आंशिक रूप से यहाँ जल और ऑक्सीजन होने की उम्मीद है। भारत मंगलयान भेजने वाला चौथा देश है। 5 नवंबर 2013 को हमने भेजा था, ठीक है। बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसको, इससे आगे के ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं, ये जान लिया हमने। ये गैसीय प्लेनेट है, ये भी जान लिया हमने। और इसमें 90 सैटेलाइट हैं इसके, 95, ये भी हमने जान लिया। अच्छा, एक शनि है जिसे हम गैसों का गोला कहते हैं, और इसमें वलय यानी छल्ले यानी रिंग पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 29 वर्षों का समय लगता है, ठीक है। अरुण, यहाँ अरुण मतलब वीनस, और अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, यही याद रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे सूर्य के सामने इस तरह से चक्कर काटता है, इधर सूर्य है, इधर चक्कर काटता है, इसलिए इसे लेटा हुआ कहते हैं। मतलब इसके घूमने की गति ये होती है, बाकी सब ऐसे घूमते हैं, ठीक है, इसलिए इसे लेटा हुआ कहते हैं। अच्छा, वरुण के बारे में, पीले रंग का होता है। अब ये लाल ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह एक जगह लिख लीजिए, याद रहेगा आपको किसे कहते हैं, ठीक है। तो अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह, तो ग्रहों के ये नाम है। अच्छा, पीला है तो पीला ग्रह कहते हैं। सूर्य पीला क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां तक चमक कम पहुंचती है, सूर्य से दूर हो गया है तो पीला पड़ जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ लिखा है, वरुण को 165 वर्षों का समय लगता है। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण को सबसे अधिक समय लगता है। ये तो अब आप समझ गए, यानी इसमें वर्ष की अवधि सबसे बड़ी होती है। अब अंतिम में एक बात ये रह गई कि जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, जिसको हम चंद्रमा, उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, बस उसके बारे में ये 4 लाइनें देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, और पृथ्वी से 3,84,000 यानी 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। वो कितना था, करोड़ सूर्य,
15 करोड़ किलोमीटर, ये लाख में है, तो याद रखना होगा। अगर ऑप्शन में कभी ये लाख की जगह करोड़ दे दिया जाए तो हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो जाए। आगे हम ये पढ़ेंगे कि सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए पृथ्वी में जो ज्वार भाटा आते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण चंद्रमा होता है, सूर्य नहीं। चंद्रमा यहाँ के पानी को खींचता है, उससे ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स और ईप्स आते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। हाँ, ईप्स भी उसका एक कारण है, भाटा भी उसका एक कारण है। वो समझेंगे कि कैसे ज्वार आता है, कैसे भाटा आता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है, और यही इसकी घूर्णन की अवधि है, यानी रोटेशन रेवोल्यूशन का टाइम इसका बराबर है। अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, कौन? चंद्रमा 5 डिग्री, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसे पढ़ेंगे, और वैसे ही चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा के परिक्रमण यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम एक ही है, ऐसा। अब ये हमने पूरा सौरमंडल समझ लिया, सौरमंडल के ग्रहों के बारे में समझ लिया। कोई भी डाउट आपको रहना नहीं चाहिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने सारे कंसेप्ट हैं हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपके एग्जाम के लिए ये सब बहुत उपयोगी रहेंगे। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।